नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर जो नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमारे जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें और भी हम इसमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इस वीडियो के जैसे मैंने आगे कुछ पार्ट है वो बना चुके हैं। आपने फिर वो प्रश्न नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात की जाए तो आपके आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब है वो बढ़ जाता है। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसमें हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो आपके जो एड्रेनालिन होता है, हार्मोन्स होता है, जिसके कारण कहते हैं कि जो ब्लड में जो इसका जो प्रेशर है वो आपके बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का जो प्रयोग है वो आपके वायुयान के जो हिस्सा है वो बनाने के लिए आपके जो काम में लिया जाता है। तो वायुयान का जो हिस्सा है वो बनाने के लिए आपके जो काम है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का जो प्रयोग है वो वायुयान का हिस्सा बनाया जाता है। तो इसमें कहते हैं कि आप ड्यूरेलुमिन है उनका उस इस मिश्र धातु का प्रयोग हम कहते हैं वायुयान के जो कुछ हिस्से हैं उन बनाने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो आपके जो ऑक्सीजन की खोज है वो आपके प्रिस्टले है, उसके द्वारा कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो की गई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपकी हल्दी पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होती है। तो आपकी जो हल्दी होती है वो पौधे के आपके तना होता है, उस तने से हमें प्राप्त होती है। आप इसे जड़ न समझे, क्योंकि हल्दी हमेशा में पौधे के तने से ही प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा कि आपके निमोनिया से मानव शरीर का जो कौन सा अंग है वो आपके जो प्रभावित होता है। निमोनिया के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर आपका जो फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, वो आपके जो कहते हैं कि निमोनिया से प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके हेजा के टीके की जो खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको बताना है कि हेजा टीका है उसकी खोज किसने की थी। तो जोसेफ आपके लिस्टर है उनके द्वारा कहते हैं कि हेजे के टीके की खोज की गई थी। इसमें दो नाम और दिए गए हैं, एक तो एडवर्ड जेनर और एक आपके लुइस पास्चर। आपकी बात की जाए अगर मैं एडवर्ड जेनर की बात करूँ तो आपके जो 1798 में यानी 1798 में इन्होंने कहते हैं चेचक के टीके की खोज की थी। जिसकी चेचक के टीके की खोज 1798 में एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। साथ ही अगर इसमें लुइस पास्चर लिखा हुआ है और लुइस पास्चर के द्वारा कहता है कि रेबीज के टीके की खोज की गई थी। किसकी? रेबीज के टीके की खोज की गई। ठीक है। तो आपको याद रखना एक तो एडवर्ड जेनर है जिसने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की, लुइस पास्चर जिसने सर्वप्रथम आपके रेबीज के टीके की खोज की। और इस प्रश्न के हिसाब से पूछा जाए कि हेजे के टीके की किसने खोज की, तो आपके जोसेफ लिस्टर है उनके द्वारा कहते हैं कि इसमें हेजे के टीके की खोज की गई। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके भ्रूण है को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। अगर भ्रूण की बात की जाए तो उसमें जो गर्भनाल होती है उसके द्वारा कहते हैं कि जो पेट में पल रहे शिशु को कहते हैं कि भोजन की जो प्राप्ति है वो होती है। तो किससे होती है? आपके गर्भनाल से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का अर्थ होता है फैलाव। तो प्रकाश वायुमंडल में जो प्रकाश के जो विसरण यानी फैलाव का कारण क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है, उन गैसों के कारण साथ ही इस गैसों में साथ ही बहुत सारी जो धूल के कण होते हैं या जो बहुत सारे धूल के कण है वो जल वाष्प है वो सारी मिश्रित होती है। और इन्हीं के कारण कहते हैं कि जो प्रकाश है उसका विसर्जन होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग है वो भी नीला दिखाई देता है। ठीक है। तो प्रकाश का फैलना किस कारण होता है? तो आपके जो धूल के कण हैं, जो जल वाष्प है, इनके कारण कहते हैं कि प्रकाश का विसर्जन है वो होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी जो लकवा रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अगर लकवा रोग की बात की जाए तो विटामिन 7 होता है वो इसके विटामिन अगर शरीर में विटामिन अगर B7 की अगर कमी हो जाए तो व्यक्ति को कहते हैं कि लकवा रोग होता है, लकवा रोग हो जाता है। ठीक है। यानी कि लकवा क्या होता है कि जिस अंग में लकवा होता है वो अंग
शरीर का जो काम करना बंद कर लेता है, यानी इस पर व्यक्ति का जो कंट्रोल है वो खो लेता है, ठीक है, खो देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइज की जो प्रक्रिया जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? जो आपके जो निषेचन की जो क्रिया है वो आपकी जो अंडवाहिनी होती है उसमें होती है, ठीक है, अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो आपको पता है कि हर बार हम श्वसन के माध्यम से बार बार ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण करते रहते हैं, सब बार बार शरीर के अंदर ग्रहण करते रहते हैं, जिसके कारण हमें जो भोजन है, भोजन का टूटना ऑक्सीजन के कारण ही होता है, ठीक है। तो इस कारण शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, क्योंकि बाकी सभी गैसें तो हम जैसे ऑक्सीजन के साथ और भी गैसें लेते हैं, लेकिन उनको उसी अवस्था में वापस बाहर भी निकाल देते हैं। तो शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाएगा? आपके जो ऑक्सीजन है वो पाया जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो खारे पानी यानी जो लवणीय जो पानी होता है, या फिर ऐसा कह सकता हो कि अगर जो महासागरीय जल होता है उनमें जो पैदा होने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? तो कहते हैं जो खारे जल है उसमें जो पैदा होने वाले जल है उनको कहते हैं कि हेलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? हेलोफाइटा नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपकी जो लार है, लार कहाँ होता है? आपके मुंह में होता है, ठीक है। और मुंह का माध्यम कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो आपके जो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम्स जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, क्या यानी ऐसा कौन सा एंजाइम्स है आपको बताना है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देगा? तो आपकी जो टाइलिन होता है ना, टाइलिन होता है, अब आपके जो स्टार्च को आपके जो ग्लूकोज है उसमें चेंज कर लेता है। कौन कर लेता है? टाइलिन होता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके मरकरी किस धातु के पात्र में रखी जाती है? अच्छा, मरकरी क्या होती है सर? मरकरी होती है आपके इसका इसका प्रतीक होता है वो Hg से लिखते हैं। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कहते हैं कि कमरे के तापमान पर भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो कमरे तो इसमें ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहेगी? तो आपके जो Hg यानी कि मरकरी है। साथ ही इस मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? जो लोहे के पात्र होता है ना, लोहे का पात्र, उसमें कहते हैं कि आपके जो मरकरी है उसको रखा जाता है ताकि वो क्रिया न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके रबड़ है उनको मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? यानी रबड़ होता है, उस रबड़ को एक रबड़ है उसको और अच्छा करने के लिए या अधिक अधिक उसमें प्रत्यास्थता लाने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मजबूती या उछाल या प्रत्यास्थता ये सभी बातें आ जाए तो उसको ये लाने के लिए हम रबड़ में क्या मिलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सल्फर होता है। वो सल्फर को मिलाने से जो रबड़ मजबूत भी होता है, उछाल के लायक भी होता है, और साथ ही उसमें जो प्रत्यास्थता के गुण हैं उनके मान में भी वृद्धि होती है। प्रत्यास्थता गुण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी भी शेप में मोड़ दें, उसके बाद जब उस पर बाह्य बल हटा दिया जाए तो वापस वो उसी अवस्था में आ जाए। जैसे कि आपकी जो स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग भी आपकी प्रत्यास्थ होती है, यानी कि जब स्प्रिंग को एक बार खींचने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और छोड़ने पर वापस वो पुरानी स्थिति में आ जाएगी, जिसे हम प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना बंद कर दे, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके कोशिका का अंग होता है जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, और इसमें कहते हैं कि आपके जो बनने वाला जो इसे कहते हैं कि आपके जो कोशिका का जो पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनने वाली ऊर्जा है वो आपकी एटीपी में होती है, एटीपी में होती है, और इसी के कारण शरीर को या फिर जो कैसे कोशिका को एक ऊर्जा देने का कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो अंगुली नुमा संरचना होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं, और साथ ही इसमें जो डॉट डॉट इसमें जो कुछ डॉट पाए जाते हैं जिसे ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब प्रश्न की बात की जाए तो क्या यदि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना अगर बंद कर दे तो एक तरह से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी तो इसका मतलब क्या होता है? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? अच्छा, तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जो भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं होगा, और जब भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जिससे क्या है हमें शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण शरीर है वो कमजोर हो जाएगा। तो एक तरह से क्या कह सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद करना, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके
पादप कोशिका है उसका जो बाहरी आवरण क्या कहलाता है। अच्छा, पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में दो आवरण होते हैं बाहर से। एक होता है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। जबकि जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो आपके सब कोशिका भित्ति है वो होता है, जो कि आपके अब जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज की आपके जो कि आपके सेल्यूलोज है उनकी बनी होती है, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज उनकी जो बनी होती है। ठीक है, जबकि जो कोशिका भित्ति है वो आपके प्रोटीन पैक्टिन है उनकी बनी होती है। ठीक है, और अगर आपको पादप कोशिका की बात की जाए तब तक कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ जंतु कोशिका की बात की जाए तो इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लाइसोसोम में जो पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को अगर नष्ट करने की क्षमता होती है। अच्छा, आपको ये पूछा कि लाइसोसोम में जो कौन सा एंजाइम्स होता है जो जीव द्रव्यों को अगर नष्ट करने की उसमें जो क्षमता है वो होता है। तो इसमें कहते हैं कि जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होता है वो आपके जो जीव द्रव्यों को भी नष्ट कर लेता है। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम होता है आपके शरीर की जो इसमें सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो फूलों और बीजों को अलग अलग विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है। फूलों और बीज उनको कलर है वो कैसे क्रोनोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट होता है, वो क्रोमोप्लास्ट है वो आपको कलर प्रदान करता है, जिसके कारण से कहते हैं कि इसमें जो फर्टिलाइजर की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, क्योंकि इसी के कारण जैसे कि जो बाज जो कीट है वो फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से वह कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक सब प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक क्या होती है, जिसमें आपके जो केंद्रक के बाहर झिल्ली है वो उपस्थित होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से कहते हैं तो आपके जो केंद्रक के बाहर झिल्ली की उपस्थिति नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक, ठीक है, ये जो विशेषता है वो मुख्य विशेषता है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कौन सी जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो नहीं कोशिका में पाया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई क्या होती है। ध्वनि प्रदूषण की बात आप इस तरह से लिखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है वो आपके डेसिबल होती है। क्या होती है, आपके डेसिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, डेसिबल होती है। और कहते हैं कि जब आप लगभग कहते हैं कि मानव है वो 50 डेसिबल तक सुन सकता है। वैसे सुनने में ज़्यादा सुन सकता है, लेकिन अगर सामान्य रूप से कहे तो उसको शोर यानी उसको कहते हैं कि आपके जो प्रदूषण के रूप में नहीं कहते, नॉर्मल रूप से कहे तो आपके 50 डेसिबल तक सुन सकता है। ठीक है, अगर कहे कि अगर अंतिम रूप से सुनने की अगर क्षमता सीमा की बात की जाए तो फिर आपके 80 डेसिबल आएगा। कितने आएगा, 80 डेसिबल तक मानव है वो मानव सुनेगा, तो उसको कहते हैं कि शोर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब ध्वनि 80 डेसिबल से पार हो जाए तो फिर उसे कहते हैं कि ध्वनि के प्रदूषण के रूप से जाना जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और बस दूरी है वो दूरी तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में जो लगा समय है वो वर्ग के समानुपाती है, तो आपके जो त्वरण क्या होगा। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपकी जो किसी वस्तु को तय की गई दूरी है वो दूरी साथ ही जो दूरी को तय करने में जो लगा समय का वर्ग के बराबर होती है, यानी दूरी है वो समय के वर्ग के बराबर होती है। तो इस हिसाब से कहे जाए एक्सीलरेशन क्या है, यानी कि आपकी जो त्वरण की बात की जाए तो इस इक्वेशन के हिसाब से त्वरण है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अपरिवर्तित है वो रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि सदिश राशि क्या होती है कि जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो। ठीक है, इसमें वेग की बात करूँ तो मैं वेग आपकी जो सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें वेग में आपके परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। गति की बात करूँ तो ये केवल अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं दर्शाई जाती है। जबकि बल, आघूर्ण और विस्थापन में भी ये आपके
सदिश राशि, इसमें भी सदिश, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि अदिश राशि कौन सी है, तो आपकी जो गति होगी वो आपकी अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो प्रयोग आपको वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। वैसे वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कहते हैं हम एनीमोमीटर का भी प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण होता है। व्यक्ति को चोट लगना कहते हैं कि प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, कि जितनी स्पीड से आप कहते हैं क्रिया करोगे उतनी अधिक उतने ही बल से हमें कहते हैं कि प्रतिक्रिया के रूप में हमें प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रतिक्रिया आंसर हो जाएगा। पहला नियम जड़त्व का है, दूसरा आपके जो बल का परिणाम देगा, और तीसरा आपकी क्रिया प्रतिक्रिया है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।